गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एरिक्सन पर बात करेंगे कि एरिक्सन ने व्यक्तित्व का जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है उसके बारे में क्या कहा है और उन्होंने अपनी ये धारणा कहाँ से ली है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं एरिक्सन की, तो एरिक्सन फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन कहीं कहीं वो उससे सहमत नहीं थे। जहां आप फ्राइड को देखेंगे, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद को देखेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने ऐसे कारकों पर, जिसे हम सेक्स बोलते हैं, लैंगिक बोलते हैं, गुदा अवस्था बोलते हैं, ऐसे कारकों पर उन्होंने बहुत बल दिया है या उनका बहुत महत्व बताया है। तो आप देखेंगे कि एरिक्सन ने उन जैविक कारकों के बारे में बात न कर और लैंगिक कारकों के बारे में बात न कर सामाजिकता के बारे में और ऐतिहासिक कारकों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक और ऐतिहासिक अवस्थाओं से होता है और इन्हीं कारकों का प्रभाव हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इसीलिए क्योंकि ये कारक महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। एरिक्सन इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मानव का व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो निश्चित अवस्थाओं से होता है। प्रत्येक अवस्था से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। हम किसी और ये सारी जो अवस्थाएं होती है वो सार्वभौमिक होती हैं, उनका क्रम निश्चित रहता है। एक नियम के द्वारा ये अवस्थाएं संचालित होती है और इसीलिए एरिक्सन ने एक नाम दिया है, वहाँ पर एपिजेनेटिक नाम दिया है कि ये जो नियम है जिससे सारी अवस्थाएं संचालित होती है उसे एपिजेनेटिक नियम कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम एरिक्सन की, और उन्होंने और क्या कहा इस सिद्धांत के बारे में। तो जब उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का विकास ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में जब मनोसामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तो अंतःक्रिया का परिणाम ही मनोसामाजिक सिद्धांत होता है। अब देखिए एरिक्सन का जो ये सिद्धांत है, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में मनोसामाजिक व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। वो 8 अवस्थाएं जो आपके फ्राइड हैं, सिगमंड फ्राइड हैं, उनकी अवस्था, उन्होंने जो मनोविश्लेषणवाद में अवस्थाएं बताई है उससे मिलती जुलती अवस्थाएं हैं। तो हम सीधे एक एक पर बात करेंगे। एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहले हम नाम पढ़ते हैं, फिर हम उसका डिटेल से वर्णन करेंगे। देखिए एरिक्सन ने सबसे पहले अवस्था बताई है शेष अवस्था, फिर बताइए गुदा अवस्था, फिर बताइए खेल अवस्था, फिर बताइए स्कूल अवस्था, फिर बताइए किशोर अवस्था, फिर बताइए तरुण वयस्क अवस्था, फिर बताइए जनन अवस्था मतलब जननात्मक अवस्था, और अंतिम 8वीं अवस्था है परिपक्व अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं को एक दूसरा नाम भी इन्होंने दिया है, वो देखेंगे आप विश्वास बनाम अविश्वास शेष अवस्था को। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेष अवस्था की। शेष अवस्था के अंतर्गत बात करेंगे हम विश्वास बनाम अविश्वास, ये नाम दिया है इन्होंने। अब देखिए एरिक्सन ने इस अवस्था को शेष अवस्था कहा है, जैसा कि आप ग्रीन बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। उस समय कैसी अवस्था रहती है, कैसी कंडीशन रहती है, देखिए उन्होंने बताया कि उनके जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उनमें ये जो अवस्था है व्यक्तित्व की, वो फ्राइड की मुख्य अवस्था से मिलती जुलती है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो अवस्था होती है विश्वास बनाम अविश्वास की, उसकी अवस्था 1 वर्ष की होती है, 1 साल की होती है। 1 साल की जो अवस्था होती है उसमें आप देखेंगे कि जो शिशु होता है, बालक होता है, वो बालक की जो सुरक्षा, देखभाल, शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, यदि ऐसे बालक की 1 वर्ष के अंदर माता के द्वारा बहुत स्नेह के साथ, प्यार के साथ, मातृत्व के साथ यदि उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, तो बच्चे में विश्वास की भावना जन्म लेती है। और यदि किन्हीं कारणवश
कि कोई क्राइसिस हो जाए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, किसी क्राइसिस के कारण यदि उस शिशु की शैशवावस्था में मातृत्व का अभाव हो जाता है या उचित ढंग से उसकी देखभाल नहीं होती तो बच्चे में अविश्वास की भावना जन्म ले लेती है। फिर देखेंगे आप इसी एक अवस्था के 1 वर्ष के अंदर अंदर, इसी अवस्था के अंदर अंदर विश्वास बनाम अविश्वास के बीच बच्चा संघर्ष करता है, उसको ये दुविधा उत्पन्न होती है, वो संघर्ष करता है। और जब वो दोनों में विश्वास बनाम अविश्वास दोनों में जब संघर्ष करता है तो आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में जब यदि वो विश्वास को अपना लेता है, यदि वो विजय प्राप्त कर लेता है, विश्वास को अपना लेता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि वो बच्चा क्या हो जाता है, वो अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाता है। और यदि अविश्वास की भावना उसमें घर कर जाती है तो आप देखेंगे उसमें आशा नाम का एक तत्व जो संचारित होता है वो संचारित नहीं हो पाता। यदि वो विश्वास और अविश्वास बनाम संघर्ष में अगर वो विश्वास पर विजय प्राप्त कर लेता है, इस संघर्ष से उभर जाता है, तो आशा नाम का भाव जो है उत्पन्न होता है और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और यदि ये आशा भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है तो उसमें अविश्वास की भावना आ जाती है। तो ये हम बात कर रहे थे, ये एक मनोसामाजिक शक्ति होती है और ये हम बात कर रहे थे विश्वास बनाम अविश्वास की शैशवावस्था के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे गुदावस्था की, तृतीय अवस्था की, कि गुदावस्था है। गुदावस्था को हमने यहाँ जोड़ा है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो अवस्था होती है ये 2 से 4 वर्ष तक होती है। और फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का जो ये सिद्धांत है उस सिद्धांत में ये अवस्था गुदा अवस्था से मैच करती है, मिलती जुलती है, इसके लक्षण प्राय गुदा अवस्था जैसे हैं। इसमें आप देखेंगे इस सिद्धांत में और इस अवस्था में एरिक्सन महोदय ने ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चा अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता निर्बाध नहीं होती है, उच्छृंखल नहीं हो पाती है, बाधाहीन नहीं होती है। माता पिता के नियंत्रण में रहते हुए वो बालक को काम करने के भिन्न भिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं कि बालक भिन्न भिन्न प्रकार के काम करे अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता के अनुसार। अगर कोई बालक अपने माता पिता के निर्देशों को मानते हुए काम करता है, बात करता है, निर्देशों की अनुपालना करता है, तो उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। और यदि वो संकोची किसी कारणवश से वो संकोची हो जाता है, नहीं कर पाता है, उसको कोई भी काम करने में शर्म महसूस होती है, तो लज्जाशीलता की भावना उत्पन्न होती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे को, कि ये बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है वो बहुत छोटे से बच्चे की अवस्था है, यदि ऐसा समझ के ये छोटा बच्चा है, ये काम नहीं कर पाएगा या बच्चा स्वयं काम नहीं करता है, तो उसमें लज्जाशीलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए, दोनों एक ही अवस्था में दोनों तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, स्वतंत्रता का भी भाव उत्पन्न हो रहा है और लज्जाशीलता का भी भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर इसी अवस्था के अंतिम चरण में स्वतंत्रता और लज्जाशीलता दोनों में संघर्ष होता है। जब दोनों में संघर्ष होगा तो आप देखेंगे कि बच्चे अपनी अपनी क्षमता से काम करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि एक निश्चित अनुपात में उस बालक में एक विल पावर, जिसे हम इच्छा शक्ति बोलते हैं, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है या विल पावर का विकास होता है। पहली अवस्था में आशा का भाव का विकास हुआ था, इसमें विल पावर का विकास हो जाता है, इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है। जब इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है तो बालक पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करता है। और यदि नहीं होती है तो इच्छा शक्ति उसकी कमजोर पड़ जाती है और वो संकोची स्वभाव का हो जाता है। यह हम बात कर रहे थे दूसरी अवस्था पर, और अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था की। देखिए, तीसरी अवस्था में नाम दिया है यहाँ पर खेल अवस्था और यहाँ पर नाम दिया है पहल शक्ति बनाम दोषिता। अब इस अवस्था की जब हम बात करते हैं तो ये फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है उसमें ये अवस्था फैलिक अवस्था से मिलती है। क्या होता है इसमें?
अब ये अवस्था है, इसमें आयु सीमा जो रहती है वो 4 वर्ष के आसपास रहती है, 4 वर्ष रहती है। 4 वर्ष का बालक की यदि हम बात करते हैं तो भाषाई कौशलों का उसमें विकास होने लगता है और वो घर के बाहर खेलना घूमना पसंद करता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करता है और वो अपनी मर्जी से कुछ खेलों का चयन करता है और उसमें अपनी सहभागिता दिखाता है। फिर आप देखेंगे ऐसा भी होता है इस अवस्था में कि बच्चे को दूसरे का कार्य करने में आनंद मिलता है। कोई उसे काम बता देता है और वो बच्चा काम करता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, उसको आनंद मिलता है। इस प्रकार से उस बच्चे में पहल शक्ति का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, पहल शक्ति का, आगे से कार्य करने की शक्ति का विकास होता है। और यदि माता पिता बच्चे को कार्य करने से रोकते हैं, उसे खेलने से रोकते हैं, तो उस बच्चे में दोषिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस अवस्था में जो 4 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में पहल बनाम दोषिता के मध्य संघर्ष होता है। यदि बच्चा पहल शक्ति में या इस भाव में, इस संघर्ष में उभर जाता है तो आप देखेंगे उसमें उद्देश्य नामक भाव उत्पन्न हो जाता है। जब वो उद्देश्य नामक भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है तो उसकी जो सारी सामाजिक गतिविधियां हैं, उसके जो कार्य हैं, वो उद्देश्य पर आधारित होते हैं, वो उद्देश्य पर आधारित कार्य करता है। देखेंगे लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसमें भय का जो स्थान होता है कार्य करने में करीब करीब खत्म हो जाता है। उसमें आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब हम बात करेंगे चौथी अवस्था की, जिसे स्कूल अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था जो है उसमें आप देखेंगे ये मनोविश्लेषणवाद के लेटेंसी अवस्था के समान है। इसमें अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का समय होता है। यहाँ पर बालक, क्योंकि इस अवस्था को स्कूल अवस्था कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे स्कूल अवस्था, यहाँ पर लिखा हुआ है परिश्रम बनाम हीनता। बच्चे में परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश कर लेता है, स्कूल में चला जाता है, तो आप देखेंगे माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा उसे जो भी वो क्रियाएं करता है उसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसमें परिश्रम का भाव विकसित हो जाता है। इसके लिए आप देखेंगे साथ में यहाँ पर अपने कौशलों को अर्जित करने का भाव भी वो सीखता है। जब वो पूरे विश्वास के साथ इन सारे कौशलों को अर्जित कर लेता है तो आप देखेंगे कि उसमें सामर्थ्य नाम के भाव का, सामर्थ्य का जो भाव होता है उसका विकास हो जाता है। यदि किसी कारणवश बच्चा अपने आप को परिश्रम करने में असमर्थ पाता है, अपने आप को कमज़ोर पाता है, तो आप देखेंगे कि उसमें परिश्रम बनाम हीनता अर्थात हीनता की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है, 11-12 वर्ष तक की अवस्था है, इस अवस्था में पहल बनाम हीनता की भावना के मध्य जो संघर्ष होता है, तो आप देखेंगे जब पहल पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, उन दोनों में जब वो जीत जाता है तो आप देखेंगे सामर्थ्य नाम का भाव विकसित होता है। अर्थात इसका मतलब होता है, सामर्थ्य का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या बालक शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से उसमें कार्य करने की क्षमता का विकास हो गया है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था है हमारी किशोर अवस्था और यहाँ पर हमने इसको बांटा है अहम बनाम भूमिका